कॉन्सेप्ट एंड मोल मास, है ना। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक से है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं का। ये चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक से है ना। तो आज हम लोग चलते हैं मोल संकल्पना, मोल द्रव्यमान, है ना। ये दोनों परिभाषा में चलते हैं, अलग अलग हैं। तो देखिए ये मोल संकल्पना क्या है, इसके लिए आपको ना मोल समझना जरूरी है ना। एवोगाड्रो संख्या समझना जरूरी है ना। तो नॉर्मल आपको बता दूं क्या होता है एक्चुअली में कि कोई भी पदार्थ है ना, कोई भी पदार्थ है, किसी भी पदार्थ है, उस पदार्थ में जो परमाणु होते हैं, मान लीजिए एक पदार्थ है, ये पदार्थ किससे मिलकर बना है, हम लोग तो जानते हैं किससे मिलकर बना होता है, ये परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु बनता है तो अणु बनता है, और अणु क्या बनता है, पदार्थ बनाता है एक्चुअली में, है ना। तो किसी पदार्थ में परमाणुओं, अणुओं तथा आयन, कौन से आयन वाले होते हैं, प्लस आयन वाले होते हैं, माइनस आयन वाले होते हैं, कि उदासीन होते हैं, ऐसा आयन बोलते हैं, ठीक है। तो किसी पदार्थ में परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों आदि की संख्या को गिनने के लिए, है ना, रसायनज्ञों ने जिस मात्रा का यूज किया उसे मोल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल कहते हैं, है ना। अब मोल कहते थे तो क्लियर हो गया, लेकिन इसकी परिभाषा क्लियर नहीं हो रही है, बात समझ रही है। इसकी परिभाषा क्लियर नहीं हो रही है, मतलब किसी पदार्थ के परमाणु हैं, अणु हैं तथा आयन की संख्या को गिनने के लिए रसायनज्ञ ने जिस मात्रा का उपयोग किया उसे मोल कहते हैं। तो इसका परिभाषा नहीं बना ना, एक्चुअली में नॉर्मल परिभाषा, इसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको, है ना, ऊपर में लिखना है इसको। अब देखते हैं कि एक मोल का तात्पर्य होता है 6.022 इंटू 10⁻23 कणों के समूह। एक मोल का मतलब, कितने मोल का मतलब, एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23, है ना, कणों के समूह। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक मोल बराबर 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 कणों की संख्या, है ना। इसे एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं, या एवोगाड्रो स्थिरांक भी कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो स्थिरांक। ओके, अब हम लोग चलते हैं। अच्छा, एवोगाड्रो संख्या क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो एवोगाड्रो संख्या का मैं परिभाषा बताऊंगा इसके जस्ट बाद, है ना। तो अभी हम लोग केवल किस में चलते हैं, मोल की परिभाषा में चलते हैं। किस में चलते हैं, मोल। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं कौन है, मोल के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, मोल संकल्पना। चलिए, तो इतना तो क्लियर हो गया, नॉर्मल बात है कि एक मोल का बराबर है 6.022 इंटू 10⁻23 कणों का समूह होता है, या तो एक मोल बराबर होता है 6.00022 × 10⁻23 कणों की संख्या। इसे हम लोग एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं, इसको हम लोग एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं, या एवोगाड्रो स्थिरांक भी कहते हैं। अब एसआई पद्धति में, कौन से प्रणाली में, एसआई प्रणाली में के मोल की परिभाषा, ये परिभाषा आपको मेन टॉपिक के रूप में लिखना है, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा डाल दीजिएगा, या तो इसको ये केवल समझाने का ऊपर का है ना, ठीक है। जो परिभाषा है उसको पहले सामने से लिख सकते हो आप लोग, है ना, इस परिभाषा को सामने में लिख सकते हो, उसका नीचे में लिखोगे सबको, है ना। चलिए, तो मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है, एसआई प्रणाली में ना मोल की परिभाषा कि मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है या परिमाण है, परिणाम नहीं, परिणाम और परिमाण में गलत है, परिमाण मतलब अमाउंट, है ना, परिमाण। तो मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा या परिमाण है जिसमें उतने ही कण हैं। मान जाए ये एक मोल बोला जा रहा है, तो जो मोल है, यह मोल किसी भी पदार्थ की मात्रा है। मान जाए पानी है, तो इस पानी की जो मोल बोला जा रहा है उसकी एक मात्रा है, ठीक है। तो मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा या परिमाण है जिसमें उतने ही कण हैं, परमाणु, आयन अथवा अणु, ठीक है, कोई भी कण कह सकते हैं ना। तो मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा या परिमाण है जिसमें उतने ही कण है जितने की 0.012 किलोग्राम, या बोल सकते हैं उसको 12 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या है। 12 ग्राम कार्बन में परमाणु, मतलब क्या बोला जा रहा है, सीधी बात समझिए इसको,
कि ये जो 12 ग्राम कार्बन है, इसमें जो परमाणु हैं, जो परमाणु की संख्या है, मान लो जाए जितने भी परमाणु की संख्या है ना, तो जो 12 ग्राम कार्बन परमाणु है, उस परमाणु की संख्या जितनी है ना, उतनी ही किसी पदार्थ की मोलों की संख्या है। किसी पदार्थ की मोल आता है जिसमें उतने ही कण हैं। मतलब ये जो 12 कार्बन परमाणु है ना, ठीक है, इस कार्बन परमाणु की जो संख्या है 12 ग्राम जो कार्बन है, उसमें परमाणुओं की जो संख्या है ना, वही संख्या है वो किसी भी पदार्थ की मात्रा में उपस्थित कणों की संख्या है। मतलब ये जो कोई पदार्थ है, इस किसी भी पदार्थ की इसमें जो मात्रा है ना, जिसमें उसके कण हैं, क्या इसके कण हैं, कोई भी ये पदार्थ है जी, और इस पदार्थ में क्या है, कण है ना, तो उस पदार्थ में जो कण है, उस कण है वो कार्बन है, उस कार्बन में उपस्थित परमाणु की संख्या के बराबर है। तो किसी पदार्थ की वह मात्रा, मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा या परिणाम है जिसमें उतने ही कण हैं। मतलब मान जाए ये मोल है, अब फाइनली बता रहा हूँ कि ये मोल है, इस मोल में वही मात्रा का कण है, उतनी ही मात्रा के कण है ना, किसी पदार्थ की वह मात्रा या परिणाम है ना, जिसमें उतने ही कण हैं। मतलब इस एक मोल में उतने ही कण हैं जितना कि 12 ग्राम कार्बन परमाणुओं की संख्या है। मतलब कार्बन परमाणु में अगर 12 ग्राम कार्बन परमाणु में 12 ग्राम जो कार्बन है, 12 ग्राम कार्बन है, उस 12 ग्राम कार्बन में जितना परमाणु की संख्या है वह किसी पदार्थ की मोल, ठीक है, की मात्रा के बराबर है, या किसी पदार्थ की एक मोल की मात्रा है जो कि जिसमें उतने ही कण होते हैं। इस एक मोल में ये जो मान जाए एक मोल में उसने या किसी पदार्थ की जो मोल है, किसी पदार्थ की क्या है, एक मोल है, इस मोल में उतने ही कण हैं, मतलब उतने ही परमाणु है, उतने ही अणु है, उतने ही आयन है। बात समझ रही है कि ये मोल है ना, वो क्या है कि किसी भी पदार्थ है उसका एक ये जो मोल है, यह मोल है, उस मोल में उतने ही परमाणु हैं, उतने ही कण हैं जितना कि 12 ग्राम कार्बन में परमाणु की संख्या है, यही मोल है। ठीक है, अब मान लो हम लोग देखते हैं किसी भी परमाणु का एक मोल, ठीक है, किसी भी परमाणु का एक मोल, तो किसी भी परमाणु का एक मोल बराबर होता है 6.022 गुणित 10⁻23 परमाणु, या बोल सकते हैं 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो रही है कि ये केवल परमाणु के लिए है, तो इसको मतलब एक मोल बराबर ग्राम परमाणु द्रव्यमान, हम लोग ग्राम परमाणु द्रव्यमान पढ़ चुके हैं, इसका लिंक भी दे दिया हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। ग्राम परमाणु द्रव्यमान है वो उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है, आप जानते हैं। तो ये एक परमाणु का एक मोल बराबर इतना हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अणु में। अणुओं का एक मोल, तो अणुओं का एक मोल बराबर कितना होता है, तो अणु का एक मोल भी बराबर होता है 6.022 गुणित 10⁻23 अणु, या ये जो एक मोल है, अणु का एक मोल है वो किसके बराबर होता है, ग्राम आणविक भार के बराबर होता है, ये भी हो गया। आयनों का एक मोल, यदि आयन के बारे में बात करते हैं तो आयनों का एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 आयन। ठीक है, सो इसका मतलब भी होता है कि ग्राम आयन द्रव्यमान, है ना, एक मोल आयनों का एक मोल बराबर जी। ठीक है जी, अणुओं का एक मोल बराबर किसके बराबर होता है, ग्राम आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। परमाणु का एक मोल किसके बराबर होता है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। इसी तरह जो आयनों का एक मोल है वो ग्राम आयन द्रव्यमान के बराबर होता है। इस तरह ये अगर एक परमाणु का मोल, इसके लिए एग्जाम्पल मान लीजिए देता हूँ मैं, किसी भी कार्बन का या तो ऑक्सीजन का, जिसका भी दिया जाए, है ना, जिसका भी दिया जाए वो लास्ट देते हैं ना। जैसे कि कार्बन है तो एक मोल कार्बन बराबर, कार्बन के परमाणु के एक मोल बराबर तो 6.022 गुणित 10⁻23 परमाणु हो जाएगा। जैसे कि ये हमारे पास है कार्बन के एक परमाणु का मोल, एक मोल कितना होता है, कार्बन परमाणु का एक मोल कितना होता है, तो क्या बोलेंगे 6.022 गुणित 10⁻23। अब
अब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया मान जाए, है ना, तो इसके अणु की संख्या, तो अणु का में ये यूज़ करेंगे, आयन में ये यूज़ करेंगे। अब गैस आता है 4th नंबर में। यदि गैस का 1 मोल बराबर बोला जाए तो हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 गैस अणु, है ना। या हम लोग बोल सकते हैं 22.4 लीटर आयतन NTP पर, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि गैस के बारे में बोला जाए तब ये लीटर में भी यूज़ कर सकते हैं लोग, 22.4 ये मानक है, इसको याद करना पड़ेगा आपको कि 1 मोल बराबर इतना होता है, लीटर में 22.4 लीटर होता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे आपके सूत्र बनेंगे, ठीक है। अब हम लोग और सूत्र देखते हैं। यदि तत्व के मोलों की संख्या निकालना है तो देखिए, परमाणु को निकाले तब, अणु को निकाले तब, आयनों का निकाले तब, गैस का निकाले तब। अब तत्व का मोल निकालना है तब कौन सूत्र लागू होगा? तो तत्व का मोल बराबर तत्व का द्रव्यमान निकालना है, तत्व का द्रव्यमान निकालना है और उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालना है। एक्चुअली में जो तत्व का जो द्रव्यमान है वो ना, जो परमाणु द्रव्यमान है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान लगभग वह एक ही जैसे होती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान में फ़र्क कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है ना, ठीक है, थोड़ा सा है। देखिए आगे हम लोग चलते हैं। यौगिक का मोल, यौगिक की मोल संख्या क्या निकालेंगे? यौगिक का द्रव्यमान बटा यौगिक का अनुद्रव्यमान, ये सूत्र है। ये सब सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसी के आधार पर हम लोग सवाल बनाएंगे, है ना। जब तक आप इस सूत्र को याद नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। तत्व का द्रव्यमान निकालते हैं, तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालना है ना, यौगिक का द्रव्यमान निकालना है और यौगिक का अनुद्रव्यमान निकालना है। चलिए, तो आगे जो हमारा जो टॉपिक है वो है एवोगाड्रो नियम, है ना। वहाँ तक तो हम लोग पढ़े थे मोल क्या है और विभिन्न मोलों का सूत्र हम लोग, परमाणु के लिए 1 मोल का सूत्र है, अणुओं के लिए 1 मोल का सूत्र है ना। वो सब सूत्र दिखे हम लोग। वो सूत्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कोई भी सवाल बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है ना। तो मोल, वहाँ पर मोल का परिभाषा लिखना आप लोग। और आगे हम लोग चलते हैं एवोगाड्रो नियम। ये एवोगाड्रो नियम क्या है ना। तो नॉर्मल सुनिए, इसका जो परिभाषा एकदम सिंपल है कि जो गैस है, गैस में स्वतंत्र अस्तित्व वाला कण अणु होता है, हम लोग जानते हैं ना, ठीक है। कोई भी हम लोग गैस लेते हैं उसमें जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है ना, ओके। तो यहाँ पर जो उसमें जो कण होता है वो अणु के रूप में होता है ना। किस रूप में होता है? अणु के रूप में होता है। जैसे कि CO2 मतलब एक नहीं, कुछ नहीं, मतलब एक है उसका, इसमें सामने कुछ नहीं, तो अधिकतर यहाँ पर 2 रहता है, 3 रहता है, ऐसा कुछ लगाते हैं हम लोग, तो उसके अणु की संख्या है। किसकी संख्या है? अणु की संख्या है। तो चूंकि गैस में स्वतंत्र अस्तित्व वाला कण अणु होता है, हम लोग जानते हैं अणु होता है, परमाणु नहीं, तो हम लोग जानते हैं। अतः इसी को आगे बढ़ाते हुए एवोगाड्रो ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे एवोगाड्रो नियम कहते हैं। ये नॉर्मल लिखने बस का है, ज़्यादा याद नहीं करना है ना, ठीक है। तो चूँकि जो गैस है, गैस में स्वतंत्र अस्तित्व वाला जो कण होता है उसमें अणु होता है, परमाणु नहीं होता है। अतः इसी को आगे बढ़ाते हुए एवोगाड्रो ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे एवोगाड्रो नियम कहते हैं। ये वैज्ञानिक है ना, एवोगाड्रो, ठीक है। अब चलते इस नियम के अनुसार कि ताप व दाब की समान स्थितियों में, जो ताप है और दाब है उसकी समान स्थितियों में गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अब क्या होता है, ताप है और दाब है, उस ताप और दाब की समान स्थितियों में जितनी मात्रा में ये ताप लग रही है और जितनी मात्रा में ये दाब लग रही है, ठीक है, मतलब 50-50 मात्रा में आ जाए। एग्जाम्पल के बताता हूँ आपको कि जितनी मात्रा में ताप और दाब की समान स्थितियों में जो गैस के जो समान आयतन में, ठीक है, जो गैस की समान आयतन मतलब जैसे कि अमोनिया गैस, कोई भी गैस है, उस गैस के समान आयतन में जो अणुओं की संख्या है, किसकी संख्या है? अणुओं की संख्या वो क्या होती है? समान होती है। अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि जब ताप एवं दाब की समान स्थितियों में, ताप हुआ और दाब की समान स्थितियों में गैस की जो समान आयतन में, है ना, अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। जैसे कि मान लो जाए ये गैस का एक आयतन बना देता हूँ मैं, है ना, और ये और एक गैस का आयतन बना देता हूँ, क्योंकि क्लियर कितना अंदर जा सकते हैं हम लोग, कितना अंदर क्लियर हो सकता है, क्योंकि परिभाषा देखने और सुनने से कुछ क्लियर नहीं होता है, बताता हूँ, है ना। ताप व दाब की समान स्थितियों में गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। क्या समझे? कुछ नहीं समझ आया,
आप उसको कैसे समझना, देखिए कि ताप व दाब की समान स्थिति, यहाँ पर ताप और ये दाब है, ताप और दाब की समान स्थिति में गैसों के समान आयतन में, मान लीजिए इसका आयतन है, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले रहा हूँ मैं, है ना, ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन मैं ले रहा हूँ, है ना, ये 100 ले लिया इसको, ठीक है, इसका भी कितना लिख दिया, 100 ले लिया। तो क्या बोला जा रहा है, ताप व दाब की समान स्थितियों में गैसों के समान, ये गैस है, ये पहला गैस है और ये दूसरा गैस है, ये पहला गैस है, ये दूसरा गैस है, पहला गैस का आयतन इतना है, दूसरे गैस का आयतन इतना है, तो गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, मतलब इसमें जितना अणु है उतना अणु भी इसमें भी होगा, यही बताया जा रहा है उसको, ठीक है, तो एकदम कंफर्म करिए, यही है एवोगाड्रो के नियम, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, तो इस एवोगाड्रो संख्या को हम लोग ना किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर लिख देना, इसे एवोगाड्रो संख्या कहते हैं, है ना, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे एवोगाड्रो संख्या कहते हैं, इसको हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं, और इस संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं, इसे हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं, लिख देना, जिसका मान 6.02 × 10⁻23 होता है, इतना लिखिएगा, है ना, ये एवोगाड्रो नियम है, क्लियर हुआ, एवोगाड्रोस लॉ, है ना। अब इसी एवोगाड्रो के लॉ के अनुसार पर, है ना, ठीक है, एक मोलर आयतन का परिभाषा दिया गया, किसका परिभाषा दिया गया, मोलर आयतन का, यहाँ पर मैं परिभाषा दे देता हूँ, किसका, मोलर आयतन का, है ना, ये मोलर आयतन है क्या, इसको देखिए, है ना, कि प्रत्येक गैस का एक मोल, ठीक है, प्रत्येक गैस का एक मोल, मतलब कोई भी गैस है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो भी गैस है उसका कितना मोल, एक मोल, एक मोल है, एक मोल जो मानक ताप, किसी गैस का एक ग्राम लिख देना, एक मोल को कितना लिख देना, एक ग्राम मोल, एक ग्राम मोल मानक ताप और दाब, मानक ताप प्रत्येक गैस का 1 ग्राम मोल मानक ताप और मानक दाब पर 22.4 लीटर आयतन ग्रहण करता है। बात समझ रही है कि प्रत्येक गैस, कोई भी गैस, उस गैस का जो 1 ग्राम मोल है, मोल की वही परिभाषा दिया मैंने, देखिए इसको बार बार पढ़ेंगे क्योंकि हर 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 वर्ड आप नया नया सुनोगे यहाँ पर, है ना। तो प्रत्येक गैस का 1 ग्राम मोल है, वो 1 ग्राम मोल है वह मानक ताप जी सीधी बात, और मानक लिख रहा हूँ इसको, मानक मतलब उसका मात्रा से संबंधित है ना, ठीक है। तो प्रत्येक गैस का 1 ग्राम मोल मानक ताप और दाब पर 22.4 लीटर आयतन, 22.4 लीटर आयतन क्या करता है, ग्रहण करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम अणु आयतन कहते हैं, ठीक है, जिसे ग्राम अणु आयतन, या उसी को हम लोग बोलते हैं गैस का मोलर आयतन, इसे कहते हैं। ये आपको पूछा जाएगा कि मोलर आयतन क्या है, तो ये है ना। तो प्रत्येक गैस का 1 ग्राम मोल मानक दाब और दाब पर 22.4 लीटर आयतन ग्रहण करता है। 1 ग्राम ना, ये जो गैस है उसका 1 ग्राम मोल है, वहाँ मानक ताप और दाब पर कितना 22.4 लीटर आयतन ग्रहण करता है, जिससे ग्राम अणु आयतन कहते हैं, या गैस का मोलर आयतन कहते हैं। ये बीच में यूज होगा, है ना। अब यहाँ पर क्या आता है, इतने सारे सब नियम दिए, चलिए, तो इतने सारे सब नियम दिए, जो सब दिए, तो इसके आधार पर जो मोल है, जैसे कि हम लोग मोल की परिभाषा पढ़ चुके हैं, है ना, नॉर्मल वो जो SI प्रणाली में परिभाषा है ना। अब एवोगाड्रो नियम निकला, तो एवोगाड्रो नियम निकला, उस एवोगाड्रो नियम के अनुसार अनेक अवधारणाएं लिख लिए, ठीक है। तो उसी अवधारणा के आधार पर जो मोल है उसको और परिभाषित किया गया, है ना। जब भी मोल का परिभाषा आए, तो मैंने जो परिभाषा लिखा है शुरू में,
वो परिभाषा लिखेगा आप। लेकिन इस विभिन्न अवधारणाओं के आधार पर मोल निम्नलिखित परिभाषित किया जाता है। मतलब मोल को और अनेक प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, है ना। अगर द्रव्यमान में हो तो क्या करेंगे, अगर अंक में हो तो क्या करेंगे, कण में जी, अंक मतलब कण संख्या, और यदि वहाँ आयतन में हो तो क्या करेंगे। बात समझ रही नहीं। तो तीनों के लिए अलग अलग मोल की परिभाषा दिया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं कि विभिन्न अवधारणाओं के आधार पर मोलों की परिभाषाएं हैं। प्रथम परिभाषा, ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन, द्रव्यमान के पदों में यदि वहाँ द्रव्यमान में गिना जाए, ठीक है, द्रव्यमान में गिना जाए, यूनिट में गिना जाए, है ना, तो किस तरह से उसका परिभाषा होगा देखिए मोल का। तो द्रव्यमान के पदों में मोल किसी परमाणु, जिसमें परमाणु होता है ना, परमाणुवीय पदार्थ की वह मात्रा है। द्रव्यमान के पद में ना अंक के पद में भी अलग आएगा और आयतन के पद में भी अलग आएगा, ठीक है। इट्स टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म ऑफ मास, ठीक है, प्रथम परिभाषा है ना, ठीक है। तो द्रव्यमान के पदों में इन टर्म ऑफ मास, मास मतलब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के पदों में, इसको नहीं लिखें तो चलेगा, द्रव्यमान के पदों में, किसके पदों में, द्रव्यमान, अगर द्रव्यमान की बात चल रही है तब मोल का परिभाषा क्या होगा देखिए। द्रव्यमान के पदों में मोल किसी परमाणुवीय पदार्थ की वह मात्रा है, परमाणुवीय ना, ठीक है, जिसमें परमाणु से संबंधित है। तो द्रव्यमान के पदों में मोल किसी परमाणुवीय पदार्थ की वह मात्रा है जिसका द्रव्यमान उसके 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या समझे अब देखिए फिर से कि अगर द्रव्यमान के पदों में बात कर रहे हैं तो मोल किसी भी परमाणु पदार्थ की वह मात्रा है जिसका द्रव्यमान उसके, ये परमाणु पदार्थ है, इस परमाणु पदार्थ की वह मात्रा है जिसका द्रव्यमान, जिसका क्या है, द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान है वह 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, उसके 1 ग्राम द्रव्यमान के परमाणु। अब मान लो जाए ये कोई पदार्थ है, इस पदार्थ का, ध्यान सुनना, इस पदार्थ का 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान, 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान, है ना, वर्ड को समझना, ये एक पदार्थ है, इस पदार्थ का 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान वह होता है उस 1 मोल के, ठीक है, मोल के द्रव्यमान के बराबर। बात समझ रही है। मतलब ये मोल, यहाँ पर मोल के बारे में बात करें, ये मोल है वो जो परमाणु पदार्थ की एक मात्रा है जिसका द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान है, जिसका द्रव्यमान है वहाँ किसका, वहाँ 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। किसके, उसके मतलब उस पदार्थ के, है ना। एक बार फिर से देखिए, हमारे एक पदार्थ है तो द्रव्यमान के पदों में मोल किसी परमाणु पदार्थ की वह मात्रा, ये परमाणु पदार्थ है, इस परमाणु पदार्थ की क्या है, वह मात्रा है जिसका द्रव्यमान, मतलब इनका द्रव्यमान, ठीक है, किसका द्रव्यमान, मोल का द्रव्यमान, मोल का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के पदों में मोल किसी परमाणु पदार्थ की वह मात्रा है जिसका द्रव्यमान, अर्थात मोल का द्रव्यमान उसके मतलब ये जो पदार्थ है उसके 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान, इसके जो 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब ये मोल है इसके 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है इसी पदार्थ के। तो द्रव्यमान के पदों में मोल किसी परमाणुवीय पदार्थ की वह मात्रा है, किसी परमाणु पदार्थ की वह मात्रा है जिसका द्रव्यमान, ठीक है, जिसका द्रव्यमान अर्थात मोल का द्रव्यमान, ठीक है, उसके 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान इस पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात 1 मोल कार्बन परमाणु बराबर होता है 12 ग्राम, इसलिए कार्बन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 12 यूनिट हो गया, 12 यूनिट, ठीक है। ये पहला परिभाषा अगर द्रव्यमान के पद में है तो। द्वितीय परिभाषा में चलते हैं, ये किसकी परिभाषा भी, मोल की, है ना। तो अंकों के पदों में पहले किसके पदों में था, द्रव्यमान के पदों में, अंक मतलब कण जी, कण संख्या के पद में, है ना। तो अंकों के पदों में मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है, मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसके ग्राम परमाणु द्रव्यमान में,
ठीक है, जिसके ग्राम परमाणु द्रव्यमान में 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। मतलब अंकों के पद में मोल किसी पदार्थ की, एक किसी भी पदार्थ है, उस किसी भी पदार्थ की वह मात्रा है जिसके ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ये है ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ये एक लिखा होना, इसको मान लेते हैं हम लोग ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसके, ये पदार्थ है, इस पदार्थ की वह मात्रा है जिसके एक परमाणु द्रव्यमान में, एक जिसके ग्राम परमाणु द्रव्यमान है जी, ठीक, एक लिखा हुआ, मतलब कौन है ये, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो क्या बोला जा रहा है कि मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसके, ये पदार्थ बताया है हमें, मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसके एक, ये जो ग्राम परमाणु द्रव्यमान में, ये पदार्थ ले लिए, ध्यान सुनिए, ये पदार्थ ले लिए, इस पदार्थ का ये जो आई बनाया हूँ, एक बनाया हूँ, वो क्या है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान है, मान जाए ये क्या है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो अंकों के पद में मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है, किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसके 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 ग्राम परमाणु द्रव्यमान है, जिसके ग्राम परमाणु द्रव्यमान में, ग्राम परमाणु द्रव्यमान में 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। मतलब इसके, इस पदार्थ के ग्राम द्रव्यमान में कितने कण होंगे, इतने कण होंगे। ये है आपका द्वितीय परिभाषा, रिपीट करके सुनिएगा उसको। चलो तीसरा परिभाषा अपना है आयतन के पदों में, है ना। तो दो पद तो हो गया, दो परिभाषा, तीसरा परिभाषा कि आयतन के पदों में मोल किसी गैस की वह मात्रा है। आयतन के पदों में कहा जाए तो मोल किसी गैस की वह मात्रा है जिसका मानक ताप एवं दाब पर आयतन 22.4 लीटर होता है। मतलब कोई भी गैस है, उस गैस की वह मात्रा है, जो मोल है वो वह मात्रा है जिसका जो आयतन है वो 22.4 लीटर होता है। मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक गैस है, इस गैस का जो आयतन है वो 22.4 लीटर होता है ना, आयतन के पदों में। तो देखिए, आयतन के पदों में मोल किसी गैस की वह मात्रा है, मान लीजिए ये गैस है, इस गैस की वह मात्रा है जिसका आयतन, हाँ, जिसका आयतन 22.4 लीटर होता है। ये जो गैस है इसका आयतन कितना, 22.4 लीटर अगर हमारे पास है तो हम लोग बोलेंगे कि इस गैस का 1 मोल हमारे पास है। तो आयतन के पदों में मोल किसी गैस की वह मात्रा है जिसका आयतन 22.4 लीटर होता है। ठीक है, गैस की वह मात्रा है जिसका आयतन 22.4 लीटर होता है। इस गैस की वह आयतन अगर 22.4 लीटर मिलता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है, उसका मोल है। मतलब एक मोल मान जाए ऑक्सीजन गैस है, 1 मोल हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन गैस है, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर हो जाएगा।